हाय एस्पिरेंट्स, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल Banker@21। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू आप सबको जो आपने मेरी इंग्लिश स्ट्रैटेजी वाली वीडियो को इतना सारा व्यूज़ दिया, इतना सपोर्ट किया है। सो ऑन उस वीडियो पे आप सभी ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कि मैम आप क्वांट स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाओ, जिसमें आपने क्वांट्स में क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ फॉलो की थी उसकी वीडियो बनाओ। सो हेयर आई एम आप सबके साथ ये जो वीडियो में मैं अपनी क्वांट की स्ट्रैटेजी की बात जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर मेरी क्वांट्स की यानी कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की आखिर क्या स्ट्रैटेजी थी बैंक एग्ज़ाम्स के लिए। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबको ये बता दूँ कि मुझे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड नहीं पसंद। मुझे भी मैं काफ़ी वीक थी उसमें। स्टार्टिंग जब मैंने की थी बैंकिंग प्रिपरेशन बैंकिंग एग्ज़ाम्स की, तो मैं काफ़ी वीक थी। मुझे एक सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने में अराउंड 1 मिनट जो है वो लग जाता था। बहुत इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको देखना स्टार्ट किया। उसमें मैंने ये पाया कि सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन डीआई, ये सब मिला करके मेरे 25 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर हो सकते हैं। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन 5 मार्क्स का आता है या फिर अप्रॉक्सीमेशन 5 मार्क्स का आता है, देन मिसिंग नंबर सीरीज़ 5 मार्क्स के आते हैं या रॉन्ग नंबर सीरीज़, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स के आते हैं, एंड डीआई 2 डीआईज़ आते हैं 5 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स। तो मेरा कुल मिलाकर के 25 मार्क्स तो मैं यहीं से स्कोर कर ले रही हूँ। और बाकी बचा जो 10 होता है 35 में से अगर 25 माइनस करते हैं तो 10 मार्क्स जो बचा होता है आपका, वो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये था कि मुझे ये जो 25 मार्क्स है पहले इसमें अपना कमांड करना है, क्योंकि अगर 25 हो गए तो एटलीस्ट मैं ये श्योर रहूँगी कि 20 मिनट में मैं 25 क्वेश्चन तो कर ही लूँगी। बाकी हो सकता है कि मैं 5 और कर लूँ अरिथमेटिक को, अगर मैं बाद में प्रैक्टिस करूँ तो, बट 25 से मार्क्स एटलीस्ट मेरे सिक्योर्ड रहेंगे। तो फिर मैंने स्ट्रैटेजी ये बनाई कि मुझे सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन डीआई, इन सब पे मुझे एक अच्छा कमांड करना है। अब बारी आती है सिंप्लीफिकेशन की। स्टार्टिंग तो मैंने कर दी, बट मुझे एक सिंप्लीफिकेशन बनाने में अराउंड 1 मिनट का टाइम लग जाता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। क्योंकि यार सिंप्लीफिकेशन तो देख करके बनना चाहिए, माइंड कैलकुलेशन पे होना चाहिए अगर आपको जल्दी बनाना है तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जो मैंने आपको अपने पहले स्ट्रैटेजी, इंग्लिश वाली स्ट्रैटेजी की वीडियो में बताया कि मैं एडिटोरियल जो है सुबह सुबह उठ करके पढ़ती हूँ, एडिटोरियल के वोकैब। उसके भी पहले मेरा सुबह उठने के बाद सबसे पहले डेली रूटीन ये हुआ करता था कि मैं 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर, 1 से लेके 25 तक के क्यूब, 1 से लेके 25 तक के फ्रैक्शन और 1 से लेके 20 तक के टेबल्स जो थे मैं यानी मेमोराइज़ करती थी। अब ऑब्वियस सा बात है, ये एक दिन में तो हो नहीं सकता कि एक दिन में मैं सब कुछ कर लूँ। तो इसमें भी मैंने इसको कैसे किया वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने वो जो एक बड़ा वाला चार्ट पेपर होता है ना, वो ख़रीदा। उस पर मैंने 1 से लेकर के 100 तक के जो स्क्वायर्स हैं वो मैंने लिख दिए, एंड उसको पार्टीशन करके नीचे मैंने 1 से लेकर 25 तक का क्यूब लिखा, देन बगल में 1 से लेकर के 25 तक का फ्रैक्शन, एंड उसके बगल में 1 से लेकर 20 तक का टेबल। वो मैंने लिख करके अपने स्टडी, जहाँ मैं स्टडी करती थी, मेरा स्टडी टेबल था, उसके सामने मैंने उसे स्टिक कर दिया दीवार पे। उससे क्या होता कि कभी भी मतलब अगर मैं पढ़ रही हूँ तो उससे कभी मेरा नज़र उस पर जाता और मुझे हल्का हल्का याद हो जाता था। बट इसको याद करने का एक सही तरीका जो मैंने अपनाया था एकदम स्टार्टिंग में, वो ये था कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं फर्स्ट डे 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर याद करती, जैसे 1 का 2, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे करके मैं 10 तक का फर्स्ट डे स्क्वायर याद करती। देन मैं उसे एक कॉपी में बिना देखे उसे मैं नोट डाउन करती 1, 2, 3, 4, और फिर बगल में उसके स्क्वायर को जो मैंने याद किया था वो मैं खुद से लिखती। फर्स्ट डे ऐसे होता। सेकेंड डे में क्या करती कि जो 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर है मैं उसे रिवाइज़ करती, एंड मैं 11 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर को वापस से याद करती। थर्ड डे मैं 11 से लेके 20 तक के स्क्वायर को भी रिवाइज़ करती और 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर को भी रिवाइज़ करती। थर्ड डे में 21 से लेके 30 तक के स्क्वायर को याद नहीं करती थी, क्योंकि एक दिन में ही इतने सारे स्क्वायर को मेमोराइज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं फर्स्ट डे तो 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर बहुत इजी होता है, वो याद किया। सेकेंड डे 11 से लेके 20 तक का याद किया और 1 से लेके 10 तक को रिवाइज़ किया। थर्ड डे मैंने 11 से लेके 20 और 1 से लेके 10 तक दोनों के स्क्वायर को मैंने रिवाइज़ किया। और फोर्थ डे
मैंने 21 से 30 के स्क्वायर को रिमेंबर किया और बाकी दोनों जो पीछे 11 से लेके 20 और 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स थे मैंने उसको रिवाइज़ किया। 5th डे भी तीनों 1 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30 तक का, मतलब 1 to 30 तक का स्क्वायर जो है वो मैंने फिर रिवाइज़ करा। ऐसे करते करते अराउंड मुझे लगता है 15 to 16 डेज़ में आप 100 तक के स्क्वायर्स तक ईज़िली पहुंच सकते हो, ईज़िली आपको मेमोराइज़ हो सकता है। जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है एग्ज़ाम्स में, ज़्यादातर 60 और 70 तक के स्क्वायर्स जो हैं वो इनफ होते हैं, उसके ऊपर जल्दी आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और 1 से लेके 25 तक के क्यूब को भी मैंने वैसे ही याद किया। फर्स्ट डे 1 to 5, सेकेंड डे 5 to 10, थर्ड डे 10 to 15, फोर्थ डे 15 to 20 एंड सो ऑन। सेम थिंग अबाउट फ्रैक्शन। अब ये सब करने का क्या जो मेन मोटिव था वो ये था कि जब आप सिंप्लीफिकेशन करते हो या जब अप्रॉक्सीमेशन आपको आता है, अगर आपको ये स्क्वायर या ये क्यूब्स अगर आपको याद रहेंगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे एक अप्रॉक्सीमेशन में एक क्वेश्चन आया √143.4, अब उसका अप्रॉक्सीमेट लोगे तो आप 143 लोगे, इन केस अगर आपको उसका स्क्वायर रूट याद नहीं हो तो। बट अगर आपको स्क्वायर रूट याद है कि 12 का 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, ठीक है, तो आप वहाँ पे 143 को अपने माइंड में ही 144 करोगे एंड देन आप नीचे उसको अपने कॉपी पे डायरेक्टली 12 लिखोगे। आप √144 तो लिखोगे नहीं, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि आपको वहाँ दिख रहा है कि 144 का ये चीज़ याद रहेगी, तो आप वहाँ 12 + 13 लिखोगे एंड आपका डायरेक्टली जो है आंसर आ जाएगा। सिमिलरली मैं फ्रैक्शंस की बात करती हूँ, तो फ्रैक्शंस में भी आपका ये बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल अगर 12.5 × 48 लिखा है तो आप वहाँ पे 12.5 डिवाइड बाय पॉइंट को हटा के नीचे 10 करोगे, इंटू 48 करोगे, उसमें आपका टाइम कंज्यूमिंग है। वो चीज़ अगर आपको 12.5 का फ्रैक्शन याद है कि 1/8 होता है, तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को देखोगे एंड आपको 1/8 × 48 दैट इज़ 6, आपका आंसर वहाँ पे ओरली आपका कैलकुलेट होगा। आपको इवन पेन और पेपर की भी नीड नहीं होगी, इतना फास्ट होता है कैलकुलेशन आपके ये बस ये कुछ चीज़ें करने से। मॉर्निंग में आपको हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे एक स्क्वायर, क्यूब और फ्रैक्शन को याद करने में, बट आप सोचो कि ये आपका कितना मिनट बचा रहा है और आपको एक सिंप्लीफिकेशन जो 5 सिंप्लीफिकेशन करने में मुझे 5 मिनट लगते, वो मुझे हार्डली 1 से 1.5 या 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सेकेंड चीज़ इसका ये भी फ़ायदा है कि मिसिंग नंबर सीरीज़ में कभी कभी आपका जो मिसिंग नंबर सीरीज़ का जो गैप होता है उसमें आपका स्क्वायर या क्यूब इतना का गैप देता है, या फिर कभी कभी मिसिंग नंबर सीरीज जो है वो स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर -1 या किसी नंबर का क्यूब -2 ऐसा होता है। तो आपको वो तभी समझ में आएगा जब आपको ये सारे नंबर्स याद हो, अदरवाइज़ तो आप ढूंढते रह जाओगे कि इसका क्या निकल रहा है, क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन है, आपको पता ही नहीं चलेगा। सो किसी नंबर्स का अप टू 100 तक का स्क्वायर याद करने का मेरा मेन मोटो यही था, और अप टू 25 तक का क्यूब याद करने का भी मेरा मोटो यही था। तो मेरा ये आपको सजेशन रहेगा कि आप सबसे पहले तो 1 to 100 तक का स्क्वायर, 1 to 25 तक का क्यूब, 1 to 25 तक का फ्रैक्शन एंड 1 to 20 तक के टेबल्स जो हैं वो अच्छे से आप याद कर लो। ओके, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है। सेकेंड थिंग तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन एंड मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, ये तो यहाँ से हो जाएगा। कमिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो लोग भी ऑलरेडी बैंक की तैयारी कर रहे हैं या जो मतलब प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, उन्हें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ 4 साइंस पे बसे हुए हैं, माइनस प्लस, प्लस प्लस, प्लस माइनस एंड माइनस माइनस, एंड उनके रिजल्टेंट साइन, जैसे माइनस प्लस का है प्लस प्लस, प्लस प्लस का है माइनस माइनस एंड सो ऑन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन रूल है वो यही सब है, ठीक है। अगर आपको ये 4 साइंस का जो है वो रिजल्टेंट साइंस पता है तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाए। कुछ क्वेश्चन तो सिर्फ साइंस से ही सॉल्व हो जाते हैं, तो ये आपका टाइम बहुत सेव करता है। इन सब के बाद आता है आपका DI पोर्शन, दैट इज़ डाटा इंटरप्रिटेशन पोर्शन। DI जो है वो बहुत स्कोरिंग जगह है। जिन्हें DI सॉल्व करना आ गया, पाई चार्ट, बार ग्राफ, टेबल चार्ट, उनके लिए DI आप समझो कि मतलब वरदान है आपके मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पोर्शन में, क्योंकि उससे इजी चीज़ कुछ नहीं हो सकती सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्या करती थी कि DI में आप देखो टेबल, बायोग्राफ एंड पाई चार्ट को सॉल्व करने का डिफरेंट तरीका है। वो आपको जब मैं क्वेश्चंस सॉल्व करूँगी तभी मैं आपको दिखा सकती हूँ। किसी में रेशियो से जो है वो गेम चेंज होता है, किसी में आपको नंबर्स दिए रहते हैं ऑलरेडी,
तो डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ DI आपका सोल्यूशन का जो है टाइप्स चेंज होता है। तो अब करना क्या है वो तो समझ में आ गया, बट स्पीड कैसे इंक्रीज़ होगी? स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए आपको पर डे 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 अप्रॉक्सीमेशन, 10 मिसिंग नंबर सीरीज़, 10 रॉन्ग नंबर सीरीज़, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड 20 मतलब क्वेश्चंस ऑफ DI, दैट इज़ कि 5 से 6 DI आपको पर डे के बेसिस पे सॉल्व करना है। एंड DI में सिर्फ टेबल नहीं सॉल्व करना है, एक टेबल, एक बार ग्राफ, एक पाई चार्ट, ऐसे डिफरेंट DIs आपको पर डे सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये सॉल्व जैसे आप करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको धीरे धीरे आप जब ये सब कुछ एक साथ लेके चलोगे ना, आपका रिमेंबरिंग मतलब आपका वो सारे टेबल, सारे स्क्वायर रूट्स, सारे स्क्वायर को याद करना, देन फिर आपका पर डे सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस करना, तो आप देखोगे कि आपका स्पीड जो है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगेगा। और इसके बाद जो मैं करती थी, मैं तो ये सब चीज़ें करती थी एक साथ, मैं पर डे क्वेश्चन भी सॉल्व करती थी। अब इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ जो है ना वो करती थी कि मैं जो मिनी मॉक्स है वो लगाती थी। अब क्योंकि आपको पता है कि जो सीधे स्क्रीन पे मिनी मॉक जो लगा सकते हैं उनके लिए वेरी गुड। मुझे सीधे स्क्रीन पे मॉक लगाने से क्या होता था कि मैं बहुत जल्दी मतलब घबरा आती थी और फिर मेरा मार्क्स जो है काफ़ी कम आता था, मैं बहुत कम ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाती थी। तो मैंने क्या किया कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, मैं उसका सेक्शन उठाती थी। फॉर एग्जांपल आपको मैं शो करती हूँ, मैंने यहीं रखा है, ये मेरा प्रीवियस ईयर पेपर है। ये BSc का मैंने प्रीवियस ईयर पेपर जो है, इतना मोटा बुक वो मैंने परचेज़ किया था और इसमें आपका ना बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए हुए हैं। उसका मैं क्या करती थी कि एक हर प्रीवियस ईयर पेपर का हर दिन डिफरेंट, हर दिन अलग, हर दिन मैं एक जो मैथ्स का पार्ट है, मैथ्स का जो सेक्शन है वो उठाती थी और अपना एक डायरी रखती थी। अपने डायरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 करके टिल 35 तक टिल 35 तक मैं क्वेश्चन जो है पहले ऑलरेडी नंबरिंग कर दिया करती थी। अब उसके बाद क्या होता था कि मैं एक अलग से रफ कॉपी लेती और ये बुक जो है मेरे सामने खुला रहता था। अब मेरे फ़ोन में रहता था स्टॉप वॉच टाइमर। मैं 20 मिनट्स का जो है वो टाइमर जो है वो सेट कर दिया करती थी। ठीक है, अब उस 20 मिनट्स में मैं इस सेक्शन को जो है वो मतलब ऑफलाइन सॉल्व करती थी। 20 मिनट्स में मैं कितना सॉल्व कर पाई, फर्स्ट डे ऑब्वियस सा बात है 15 सॉल्व हुआ, सेकेंड डे 20 सॉल्व हुआ, धीरे धीरे करके वो इंक्रीज़ होता गया। और मैंने ये भी देखा कि मैं 10 से 12 मिनट में मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ईजिली मैं 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर ले रही थी। तो बाकी बचा जो 5 मिनट है उसमें मेरे पास ऑब्वियस सा टाइम है कि मैं कम से कम 5 जो अरिथमेटिक है वो देख सकती हूँ या उन्हें सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी था कि अब ऑनलाइन मेरे नंबर नहीं आ रहे थे तो ऑफलाइन में मैं खुद से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेक्शन होते थे मैं उनका मॉक लगाती थी। ओके, इसके बाद अब ये मेरा पोर्शन तो काफ़ी अच्छा हो गया। तब अरिथमेटिक के लिए क्या करें, क्योंकि लोगों को अरिथमेटिक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मुझे भी होता था। अरिथमेटिक का मेरा जो स्ट्रैटेजी था वो ये था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ना कोई भी अरिथमेटिक का एक चैप्टर जो है वो उठाती थी। अरिथमेटिक में इतने सारे चैप्टर हैं, उनमें से मैंने सबसे कुछ ईजी चैप्टर लिए थे जो कि सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड होते थे, जैसे कि रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, देन एवरेज, एजेस, पार्टनरशिप, अपार्ट फ्रॉम दिस टाइम एंड वर्क एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये सारे जो मतलब चैप्टर्स हैं ना, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर्स ही आपको मेनली काफ़ी, क्योंकि पार्टनरशिप से क्वेश्चन आने ही आने हैं, एजेस से भी क्वेश्चन बिल्कुल आने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन आपको आता ही आता है, टाइम एंड वर्क से भी एक आता है। सो अगर आप ये सब चीज़ों को थोड़ा कमांड कर लोगे तो कम से कम आपका 6 से 7 क्वेश्चन तो ईजिली बन जाएगा। तो मैंने सबसे पहले इन चैप्टर्स को कमांड किया। अब कैसे किया, उसका स्ट्रैटेजी ये है कि सबसे पहले मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे सिंपली कोई भी टीचर का जिनका मुझे अच्छा लग रहा है, मैं उनका बेसिक एक चैप्टर से मैं परसेंटेज फॉर बैंक एग्ज़ाम्स करके यूट्यूब पे सर्च करती और मुझे वो बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, मुझे उनमें से जिस ट्यूटर का वीडियो अच्छा लगता मैं उनका पढ़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पढ़ा था शांतनु शुक्ला सर का, उनका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैंने उनके वीडियोस देखे थे।
तो उन्होंने जिस टाइप से परसेंटेज, बहुत बेसिक ही पढ़ाया है सर ने यूट्यूब पे, बट फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था उनके पढ़ाने का तरीका, एकदम समझ में आने लगा था। तो मैं उनके एक चैप्टर का वीडियो देखती। अब मेरा होता 1 चैप्टर 4 डेज़ का स्ट्रैटेजी, दैट इज़ एक चैप्टर को मैं सिर्फ 4 दिन दूंगी और उसी में बेसिक टू एडवांस लेके जाऊंगी। कैसे? फर्स्ट डे मैं हमेशा एक चैप्टर अरिथमेटिक को 2 घंटे देती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में बिगिनिंग में मुझे ज़रूरत थी उसे 2 आवर्स देने की, इसलिए। तो फर्स्ट डे 2 घंटे में मैं अब जितना भी वीडियोस था परसेंटेज का मैंने वो देखा, उसमें से जो क्वेश्चन सॉल्व कराया गया मैं करती थी। उसके बाद मेरे पास एक बुक था जिसमें बिगिनर्स, देन मीडियोकर एंड देन एडवांस लेवल, तीनों लेवल के मेरे पास क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मैं क्या करती, सेकेंड डे जब मैं बैठती थी ना, तो मैं उस बुक को खोलती थी। वो पीडीएफ फॉर्म में ही था मेरे पास वो बुक, अभी भी मेरे पास है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करते हो तो मैं आपको वो जो बुक है वो वहाँ आप लोगों को भेज दूँगी, ताकि आपको भी सेम उससे काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मैं उसका फर्स्ट डे में बिगनर्स लेवल पूरा सॉल्व करती थी, और अगर बिगनर्स लेवल में क्वेश्चन कम है और 2 घंटे में बिगनर्स लेवल में मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और मेरे पास फिर भी आधा घंटा या 1 घंटा बचा हुआ है, तो मैं उसके मीडियम वाले सेक्शन में जंप कर जाती थी। तो मैं मीडियम वाले सेक्शन तक कोशिश करती थी कि मेरा बन जाए। तो फर्स्ट डे अगर नहीं भी बनता, फर्स्ट डे मैं स्लो हूँ या आप स्लो हो, आपका थोड़ा स्पीड स्लो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 चैप्टर 4 डेज़ इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। फर्स्ट डे आप वीडियो देखो, सेकेंड डे आप बिगनर्स क्वेश्चन सॉल्व करो, थर्ड डे आप मीडियोकर वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड फोर्थ डे आप ट्राई करो कि आपसे हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व हो। हाई लेवल क्वेश्चन थोड़े हाई होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपसे सारे सॉल्व हो जाएंगे, बट एटलीस्ट मैं क्या करती थी कि मैं उसका जो आंसर्स वाला पीडीएफ था ना, मैं उससे काफ़ी हेल्प लेती थी कि अगर सॉल्व नहीं होती इसे बनाने का तरीका क्या है। बिकॉज इट डजेंट मैटर यार, आप सीख रहे हो, आप अभी भी सीख रहे हो कि आपको वो बनाना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो द बिगिनर और मीडियम लेवल तो आपसे बिल्कुल अच्छे सॉल्व हो जाएगा ना, आपसे सॉल्व होना भी चाहिए अगर आप वो वीडियोज़ देख ले रहे हो तो। लेकिन अगर आपसे हाई लेवल सॉल्व नहीं होता है तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके आंसर्स पार्ट पे जाओ। एंड जो कि मैं करती थी, मैं आंसर्स पार्ट पे जाती थी, आंसर को अच्छे से देखती थी, उसे समझने का ट्राई करती थी, और फिर भी अगर मुझे लगता कि यार इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं अपने भैया को या एक किसी ग्रुप में मैं पोस्ट करती थी कि आप मुझे इसका सोल्यूशन अगर आपके पास है तो आप प्लीज़ बना करके मुझे दो, ठीक है। तो ऐसे करके मैं अरिथमेटिक के एक चैप्टर को 4 दिन देती थी। धीरे धीरे वो दिन जो है कम होने लगे, लेकिन एक चैप्टर 3 दिन की स्ट्रैटेजी मेरी हमेशा थी कि अगर कोई भी चैप्टर, क्योंकि मैं क्या करती थी कि मैं फर्स्ट डे ही बिगनर्स और मीडियोकर ख़त्म कर देती, सेकंड डे में एडवांस, फर्स्ट डे में वीडियो ख़त्म करती, सेकंड डे में बिगनर्स और मीडियोकर ख़त्म कर देती, एंड थर्ड डे में मैं एडवांस करती। तो 1 चैप्टर 3 to 4 डेज़ इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी फॉर अरिथमेटिक। आपके 6-7 या कम से कम जो भी चैप्टर्स हैं टिल टाइम एंड वर्क तक, आपके ये 1 चैप्टर 4 डेज़ वाली स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। एंड बिलीव मी, इसमें आपके मार्क्स भी आने लगेंगे, क्योंकि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ करते जाएगा कि यार ये तो मैं ही बना रही हूँ या हमसे ही बन रहा है ये चीज़, तो ये एग्ज़ाम में कैसे नहीं बनेगा। ओके, उसके बाद जैसे जैसे मैंने कुछ चैप्टर्स ख़त्म करने स्टार्ट किया, जैसे कि मेरे 3 से 4 चैप्टर्स हो चुके हैं, पार्टनरशिप के हो चुके हैं, परसेंटेज के हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस के हो गए, एवरेज के चैप्टर्स मैंने ख़त्म कर लिए। तो अब मैं क्या करती थी कि मैं पर डे 10 DI के भी क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग जगह से, जैसे कि पास्ट ईयर पेपर्स या फिर जो अड्डा के मॉक्स होते हैं, मिनी मॉक्स होते हैं, चैप्टर वाइज मॉक्स होते हैं, मैं उससे भी देना स्टार्ट कर दी। उससे क्या हुआ, मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व अब कर पाऊँगी जब मैं एग्ज़ाम दूंगी तब। और जो मैं आपको बता रही थी कि जो मैंने मॉक लगाया था, ऑफलाइन मॉक्स, मिनी मतलब सेक्शन वाइज मॉक, उसमें मैं देख रही थी मेरे पास 5 मिनट्स बचते थे, तो मैं उसमें जंप कर जाती थी अरिथमेटिक में भी। और अरिथमेटिक में भी मुझसे क्वेश्चन जब सॉल्व होते थे तो मैं अपने आप को एक काइंड ऑफ अचीवमेंट, एक काइंड ऑफ सक्सेस का फीलिंग मेरे अंदर आता था कि मैं कर पा रही हूँ। ओके, तो ये थी मेरी टोटल स्ट्रैटेजी। अब इसके बाद जब सब कुछ आपका क्वांट्स का हो जाए, जैसे कि सारे चैप्टर्स, हाँ मैंने आपको नहीं बताया अबाउट मेंसुरेशन, अबाउट प्रोबेबिलिटी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारे चैप्टर्स मैंने अभी नहीं बताए, तो मैं उसके बारे में आपसे बात करती हूँ कि ये जो कुछ चैप्टर्स हैं ना, ये थोड़े हार्ड चैप्टर्स हैं।
मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा था। मेंस्ट्रुएशन में मैंने क्या किया था, मैं सबके फार्मूलाज जो है ना वो याद कर लिया था मैंने, सबके फार्मूलाज, और सबके बस फार्मूलाज को अपने दिमाग में रखा था। ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए थे क्योंकि पता था कि उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे फार्मूला बेस्ड आएंगे, तो आपको बस उसके फार्मूलाज को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ओके, टॉकिंग अबाउट टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि मेंस में आपके ना इससे DI बनते हैं, तो इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये वन चैप्टर 4 डेज़ वाली स्ट्रैटेजी में फिट नहीं बैठता है, थोड़ा इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। तो आप इसके लिए 1 वीक तक आप इसको दे सकते हो क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं। जिनको समझ में आता है ये चैप्टर, वेरी गुड यार, बट मेरा थोड़ा ये ख़राब था ये चैप्टर, और प्रोबेबिलिटी थोड़ा मेरा वीक था, तो मैंने इसमें ज़्यादा टाइम दिए हैं। तो जो चैप्टर आपका स्ट्रांग है ना उसे आप जल्दी करो, बट जो चैप्टर आपका थोड़ा वीक है ना उसमें आप टाइम देने से बिल्कुल मत चूको कि यार 1 चैप्टर 4 डे का स्ट्रैटेजी था और मैंने 5 डेज़ हो गए, मेरे 6 डेज़ हो गए, क्योंकि वो चैप्टर अगर आपका वीक है देन यू शुड गिव मोर टाइम ऑन दैट। ओके, इन सब चीज़ों के बाद जो फाइनल मॉक आप लगाते हो वो लगाओ, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी ही फॉलो करके यार मेरी तो मैथ्स इतनी स्ट्रांग हुई कि मैं जहाँ 10-12 क्वेश्चंस करती थी मैथ्स के 20 मिनट में, मैंने 35 क्वेश्चंस, मेरी जो आखिरी लास्ट एग्ज़ाम थी ना IPS क्लर्क की 2020 में, मेरा प्रिपरेशन के टाइम पे, मैंने उसमें 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैथ्स में। आप सोचो कि स्पीड कितनी बढ़ गई थी मेरी। RBI असिस्टेंट भी मैंने दिया था लास्ट ईयर, 35 क्वेश्चन मैंने 34 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जबकि उसमें क्वेश्चन ट्रिकी थे अरिथमेटिक के। स्टिल मैंने 34 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करे थे और मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं उसमें। तो आप समझो कि क्वांट्स जो है वो जिसको, जो आपका डर है ना उसको आप अपनी ताकत बनाओ, धीरे धीरे करके ही सही। आप अपने वीक पॉइंट पे थोड़ा काम करो, वीकनेस को जानो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका अपने वीकनेस को जानो और फिर अपने वीक पॉइंट पे आप काम करो, क्योंकि जैसे जैसे आप वीक पॉइंट पे काम करते हो ना, आपका जो वो वीक पॉइंट है वही आपका स्ट्रेंथ बन जाता है, एंड लेटर ऑन यही आपको मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्प करेगा। सो आई होप कि आपको मेरे इस स्ट्रैटेजी से कुछ हेल्प मिलेगा, और आपको अगर अच्छा लगा हो देन आप इस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल फॉलो करिए, क्योंकि ये आजमाया हुआ स्ट्रैटेजी है, मेरा खुद का स्ट्रैटेजी है, मैंने ऐसे ही पढ़ाई की है। इस स्ट्रैटेजी में मैं कोई बुक्स कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि आप इस बुक से पढ़ो, उससे पढ़ो, कोई PDF, कोई ऑनलाइन क्लास, मतलब कोई पेड PDF नहीं, कोई पेड ऑनलाइन क्लासेस नहीं, कोई इवन पेड बुक भी नहीं। जिस चीज़ का भी, इस चीज़ की भी मैंने हेल्प ली है वो मैं सब कुछ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो जिसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप जुड़ोगे, मैं आपको इवन वो सारे बुक्स, वो सारे PDF, वो सारे प्रैक्टिस पेपर्स, जिस की भी मैंने हेल्प ली है वो सारे मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, सो आई थिंक ये बहुत सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है टू स्कोर गुड इन क्वांट्स। ओके, सो ये जो वीडियो है वो मैं रीजनिंग की स्ट्रैटेजी के ऊपर लेकर के आऊँगी। जिन्हें नहीं पता, मेरी रीजनिंग जो है वो बेस्ट है आउट ऑफ ऑल द 3 सेक्शंस इन बैंक एग्ज़ाम, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स में मेरी बेस्ट जो मतलब मेरा जो एक स्ट्रेंथ लेवल जिसको आप कह सकते हो, स्ट्रेंथ पार्ट, वो मेरी रीजनिंग की ही है। ठीक है, तो अगली वीडियो जो है वो आपको रीजनिंग पे आएगी। टिल देन आपको मैं एक छोटा सा जो ओवरऑल समरी है, जैसे मैंने इंग्लिश में दिया था, वो मैं आपको अब दिखाने जा रही हूँ, तो आप देखो। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स। सो एस्पिरेंट्स, ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो कुछ भी मैंने अभी आपको बोला या अपने स्ट्रैटेजी के बारे में बताया, उसका एक छोटा सा समरी टाइप्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बेसिकली जो भी मैंने आपको बताया कि सिंपली, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको वहाँ वीडियो में बताया कि आपको स्क्वायर याद करने हैं 1 से लेके 100 तक के, क्यूब्स याद करने हैं 1 से लेके 25 तक के, देन टेबल याद करना है अप टू 20, आफ्टर दैट फ्रैक्शन 1 से लेके 25 तक के। ये जो 4 चीज़ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आप नहीं करोगे तो आपका आगे प्रॉब्लम करेगा। ओके, तो ये 4 चीज़ें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वांट की स्ट्रैटेजी में। जैसे जैसे आप ये करना स्टार्ट करते हो, इसी के साथ आपको पर डे, ये सब कुछ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये पर डे का है। ओके,
ये सब कुछ पर डे आपको करना है। पर डे आपको 10 सिंप्लीफिकेशन बनाने हैं, 10 अप्रॉक्सीमेशन, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10 मिसिंग नंबर सीरीज़, 10 रॉन्ग नंबर सीरीज़। डीआई में प्री के डीआई आपको बनाने हैं 5, उसमें से एक केसलेट रहेगा। मैं पहले केसलेट नहीं सॉल्व करती थी, बट क्योंकि अब मैंने देखा है कि ये ना प्री के एग्ज़ाम्स में भी आने लगे। पहले सिर्फ मेंस में आते थे, बट अब ये प्री के एग्ज़ाम्स में भी ना आने लगे हैं। दैट्स वाई मैं आपको कह रही हूँ कि एक प्री लेवल का केसलेट ही आपको सॉल्व करना है पर डे, लेकिन करना है, ओके। एंड अगर आप एक मेंस का डीआई रोज़ सॉल्व करते हो ना, चाहे आप वो किसी एजुकेटर का वीडियो मतलब देख करके ही सॉल्व कर लो, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, आपका ना प्रैक्टिस होता रहेगा। और एरिथमेटिक जैसे जैसे आप स्टार्ट करते जाओगे, मान लीजिए आपका 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो 4 चैप्टर कंबाइन करके आपको ये पर डे 15 क्वेश्चंस बनाने हैं। ये ऑब्वियस सा बात है, जब तक आप अरिथमेटिक के चैप्टर्स करना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। बट ये तब के लिए है जब आपने अरिथमेटिक के 3-4 चैप्टर्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं और अब आपको प्रैक्टिस का नीड है, तो आप पर डे 15 अरिथमेटिक क्वेश्चंस जो है वो बनाओगे, ओके। तो ये रही आपकी प्री की स्ट्रैटेजी, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने जो आपको बताया था कि एक सेक्शनल वाइज मॉक भी आपको देखना है, सेक्शनल मॉक भी देना है आपको। अब मैं तो ऑफलाइन देती थी, ऑफलाइन कैसे देती थी मैंने आपको बताया है। आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको ठीक लगे। ये थी आपकी प्री की स्ट्रैटेजी। मैंने अधिकतर वीडियो में प्री की स्ट्रैटेजी की ही बात की है और आपके बेस को मजबूत करने की बात की है। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ मीन्स की स्ट्रैटेजी। मीन्स जो है वो ज़्यादा मतलब मीन्स जो है उसमें आपको क्वेश्चंस जो हैं वो हार्ड मिलते हैं और इसमें आपको टाइम काफ़ी मिलता है बनाने का। जैसा कि आपने देखा है कि मीन्स जब आपका लिया जाता है तो आपके पास क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट होते हैं और आपको टाइम जो है ना सॉल्व करने का बहुत रहता है। इतना रहता है, जैसे इसी बार आया था कि मेरे पास टाइम बहुत था बट क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट थे। तो यहाँ आपका ना क्वेश्चन को सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन को चूज़ करना है, यानी कि सिलेक्शन करना है क्वेश्चन का। वो आप कैसे कर सकते हो, तो आप सारे क्वेश्चंस को ना एक बार स्किप करके देख लो। मीन्स में आपके पास टाइम काफ़ी होता है, आप एक बार स्किप करके देख लो कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड देन आप अटेम्प्ट करने जाओ उस क्वेश्चंस को। पर तैयारी तो उसके लिए भी करनी है। तो मेरा क्या होता था कि मैं मेंस के लिए ना बस इतनी चीज़ों को ही फॉलो करती थी, क्योंकि मेंस में तो ऑलरेडी मेरा बेस जो है मजबूत हो चुका है। मैं जानती हूँ कैलकुलेशन कैसे करना है, सिंप्लीफिकेशन कैसे अटेम्प्ट करना है, डीआई कैसे। तो प्री होने के बाद जो मेंस का तैयारी होता है वैसे स्टार्ट होता है कि सबसे पहले आप डीआई ले लो। डीआई में 4 हाई लेवल डीआईज, 4 मॉडरेट लेवल डीआईज, ये आपको पर डे सॉल्व करने हैं और 2 केसलेट एंड तो अरिथमेटिक डीआई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपका आता ही आता है। इस बार यही सब आया था, अरिथमेटिक डी आया था, केसलेट भी आया था। तो ये 4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब अगर आप बोलोगे कि ये कहाँ मिलेगा, तो इसके बहुत सारे पीडीएफ हैं जिसके थ्रू मैंने किया था और मैंने एक बस बुक लिया था जिसका नाम है अड्डा का मीन्स का क्रैकर का बुक। उसमें इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स सबके मतलब कंबाइंड एक बुक है, तीनों जो है एक ही बुक में है। तो मैंने वही बुक परचेज़ किया था, मुझे अराउंड 250 लगा था उस टाइम पे उस बुक का। तो आप ये एक बुक जो है अड्डा का मीन्स का क्रैकर का बुक आप ले सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे हाई लेवल के डीआईज, मॉडरेट लेवल के डीआईज, केसलेट एंड अरिथमेटिक डीआईज मिल जाएंगे। और ये चारों जो डीआईज है ना, ये आप ऑनलाइन जो वीडियो बनाते हैं कंटेंट क्रिएटर, ऑनलाइन एजुकेटर्स जो बनाते हैं, तो आप बस यूट्यूब पे जा कर के लिखना हाई लेवल डीआईज एंड वहाँ आपको बहुत सारे ऐसे कंटेंट जो हैं वो मिल जाएंगे। उसके बाद है अरिथमेटिक। आपके मेंस में ना अरिथमेटिक पूछे जाते हैं एंड वो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं, ठीक है, मेंस लेवल के होते हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो बुक है उसमें अरिथमेटिक का एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन जो है ना वो मेंस लेवल का होता है, ठीक है। तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। देन आप
इसके लिए बहुत सारे PDFs भी आते हैं जो मैं आपको सेंड कर दिया करूँगी अब मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप नहीं हैं तो प्लीज़ उसमें जुड़ जाइए, वहाँ से आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर डे आप 15 क्वेश्चन, कभी कभी नहीं पॉसिबल हो पाता क्योंकि यार आपको पजल्स भी प्रैक्टिस करने हैं, साथ ही साथ इंग्लिश भी प्रैक्टिस करनी है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको GA का कोशिश करना है। तो आप इसको 10 भी कर सकते हो पर डे, लेकिन आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन आप पर डे की करो, अरिथमेटिक जो है मेंस लेवल के। डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस जो है आते हैं, इसलिए मैंने इसे अलग से लिखा है। आप इसमें 5 से 10 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस कर सकते हो, मैक्सिमम 10 कर सकते हो, मिनिमम 5, लेकिन उससे कम नहीं। ओके, ये भी आपके अरिथमेटिक और DI के ऊपर ही आपके बहुत सारे सवाल होते हैं डाटा सफिशिएंसी के। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, ये सब आपने ऑलरेडी करे होते हैं। सो फॉर अ सिंपल प्रैक्टिस मैंने इसमें आपको बोला है कि आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड नंबर सीरीज़, यस नंबर सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंस लेवल के नंबर सीरीज़ आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपका मार्क्स जो है ना यही बचाते हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के नंबर सीरीज़ जो है वो एग्जामिनर दे सकता है। तो आपको ये रोज़ाना 10 प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, मीन्स के प्रिपरेशन के लिए। तो जो भी बिगनर्स हैं, अगर आप बिगनर्स हो तो आप सबसे पहले ये करो जो मैंने प्री के लिए दिया है, ठीक है। दैट इज़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप ये सब पहले करो। आपका जब ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, जब आपको लगेगा कि हाँ अब आप अराउंड 30, 32, 33 क्वेश्चंस बना ले रहे हो 20 मिनट्स के अंदर, तब आप इसमें जंप करो, उसके पहले नहीं। और अगर आप बिगनर नहीं हो, आपने ऑलरेडी 2-4 बार प्री निकाला हुआ है, तो आप इसमें जितना भी मैंने बताया इसका आप हाफ करो, और आप ये करो कि अगर आपका प्री निकलता है बट मीन्स नहीं निकलता है तो आप इसका प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।